इस कहानी की लेखिका है स्नेहा बस्तोडकर वाणी। करीब 4 साल पहले की बात है। मैं, मेरे पति अनिल और हमारा 4 साल का बेटा शांतनु एक गांव में शादी के लिए गए थे। अनिल के दोस्त की शादी हो रही थी। जनवरी का महीना होने के कारण मौसम बहुत ठंडा था, इसमें रात का समय। लेकिन शादी में मौजूद लोगों को ठंड की ज्यादा परवाह नहीं थी। हॉल के बाहर एक बड़ा डीजे था और सभी नाच रहे थे। हालांकि ठंड के कारण हमारी हालत और भी खराब थी, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं थी। वह हॉल गांव से बहुत दूर था, खुली जगह और आसपास बस्तियां भी कम थीं। रात के अंधेरे में वह जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी। हम हॉल के अंदर मेहमानों के लिए रखे एक मोटी रजाई और कंबल में बैठे थे। वहां हमारी तरह अनिल के कुछ और दोस्त भी थे। एक दोस्त विनोद और उनकी पत्नी हमारे साथ थे। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुराने दोस्तों की बकबक से माहौल और भी रंगीन हो जाता है। हम सब बातों में उलझे हुए थे और हमारा लड़का शांतनु हमसे कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। विनोद उसी गांव की एक पुरानी भयानक घटना सुनाने लगा। ये किस्सा लगभग 60 साल पुराना होगा। मेरी माँ का मायके इस जगह से थोड़ी दूर पर था। कहा जाता है कि एक डायन बच्चों पर जादू करके उनकी आत्मा को वश में कर लेती थी। वहां सभी उसे मंदिरा डायन कहते थे, लेकिन वास्तव में किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। यह ऐसा था जैसे वो सिर्फ बच्चों को ही दिखती थी और कुछ ऐसा कर रही थी जिससे वे बीमार हो जाएंगे और अंततः मर जाएंगे। एक बार मेरी माँ और उसका छोटा भाई घर के बाहर आंगन में खेल रहे थे। तब वो बहुत छोटे थे, लगभग 3-4 साल के। तभी एक गरीब बुढ़िया उनके दरवाजे पर भीख मांगने आई, तो मेरी दादी उसे कुछ देने के लिए अंदर चली गई। इसी बीच बुढ़िया ने मेरे मामा को पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। तभी मेरी दादी बासी रोटी ले आई और वो बुढ़िया बासी रोटी लेकर चली गई। शाम होने से ठीक पहले मामा जी सोने चले गए। तेज बुखार के साथ उन्हें छींक आने लगी। कई दिन बीत गए, पर मामा का बुखार कम होने का कोई नाम नहीं था। दिन ब दिन बीत रहे थे और मामा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। कितने डॉक्टर, कितने वैद्य किए, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। घर में बीमार बच्चे को देख दादी पूरी तरह टूट गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मामा पर किसी भी दवा का असर ही नहीं हो रहा था और दादी के आंसू दिन ब दिन बहते रहे। अब इन सब के बाद उन्होंने एक तांत्रिक का सहारा लिया। जब वो घर आया तो उसने मामा के माथे पर हाथ रखा और कहने लगा, उसने इस बच्चे की आत्मा को जीत लिया है, इसकी मृत्यु अटल है। तांत्रिक की बात सुनकर मेरी दादी मौके पर ही गिर पड़ी। तभी दादा ने उनसे कहा, कुछ उपाय करो बाबा, हम अपने कलेजे के टुकड़े को उस डायन को नहीं दे सकते। हमारे बच्चे को उस डायन के चंगुल से बचाओ बाबा। तांत्रिक ने कहा, ये कोई आम डायन नहीं, बल्कि मंदिरा डायन है। बाबा कुछ तो उपाय कीजिए, जो भी खर्चा लगे हम करने के लिए तैयार है। चाहिए तो मेरी जान ले लीजिए बाबा, पर मेरे बच्चे को उस डायन से बचाइए। मैं उसकी मौत नहीं रोक सकता, लेकिन हम उसे वापस लाने का एक आखिरी प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि मौत की रात वो छोटे बच्चों का शव कब्र से बाहर निकालती है और उसमें प्राण डालकर उसे जिंदा करती है और फिर उसके प्राण वो अपने साथ ले जाती है। तांत्रिक ने जैसे बताया वैसे ही मेरी मामा की कुछ ही घंटों में मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को स्थानीय रिवाज के अनुसार कब्रिस्तान में दफनाया गया। मेरे दादा, तांत्रिक और कुछ गांव के लोग वहां कब्रिस्तान में बैठे थे। हर तरफ एक जानलेवा सन्नाटा था। जैसे ही सुबह के 3 बज रहे थे, एक परछाई को अंधेरे कोने से गुजरते हुए देखा। परछाई आगे बढ़ी और बच्चे के पास रुक गई। हाथ के नुकीले पंजे मिट्टी खोदने लगे। हवा तूफान की तरह चली। देखते ही देखते उसने हाथ से कुछ फीट गड्ढा खोदा और लाश को बाहर निकाला।
और एक हाथ से कांच की बोतल निकाली और ढक्कन खोल दिया। उसके शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। यह देख सभी गांव वाले उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें आते देख वो पल भर में गायब हो गई। भले ही भीड़ में वो डायन उनके हाथों से निकल गई हो, लेकिन उनके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि मेरे मामा उन्हें सुरक्षित मिल गए। कहा जाता है कि उसके बाद फिर कभी डायन नहीं देखी गई। ये पूरी कहानी सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। शादी में शामिल होने वालों की संख्या कम हो गई। मैं भी एक माँ होने के कारण एक माँ का दुख समझ सकती थी। मैं भावुक हो गई। अनजाने में मेरे लड़के शांतनु पर मेरा ध्यान गया। वह वहीं खेल रहा था, लेकिन अचानक उसने खेलना बंद कर दिया और सामने दीवार की तरफ देखने लगा। हम सब उसे देख रहे थे। वो अभी भी उस दीवार को देख रहा था। जैसे ही मैं उसे लेने ही वाली थी, वो मेरे पास दौड़ा और दीवार की ओर इशारा किया और कहा, मम्मा, वहाँ एक औरत है, वो बहुत गंदी है। मम्मा, उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहो, वो बहुत बुरी है। हमें कुछ समझ नहीं आया। हमने उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक महिला जो वहां से कुछ दूरी पर शादी के लिए आई थी, वह बहुत मेकअप के साथ बैठी थी। हमने उससे पूछा, क्या तुम उस आंटी को देखकर डर रहे हो? लेकिन वह मना कर रहा था। हम उसे समझाने की इतनी कोशिश कर रहे थे कि वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर अनिल के दोस्त ने मुझसे कहा, भाभी, तुम उस दीवार की ओर देखो और गुस्से से उसे जाने के लिए कह दो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल वैसे ही किया जैसा विनोद ने कहा। उस समय मेरा बेटा शांतनु, जो मुझे कसकर गले लगा रहा था, पीछे मुड़कर देखा और कहा, मम्मा, वो चली गई। और वह पहले की तरह फिर से खेलने लगा। मैंने शांतनु को पहले कभी भी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। उस घटी घटना को देख हम सब दंग रह गए। क्या उस घटना का विनोद के बताए मंदिरा डायन की कहानी से कोई लेना देना था, या फिर वो मेरे बेटे शांतनु का वहम था? कल तक मैं भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी, पर उस रात की घटी घटना को याद करती हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 4 दोस्त अंधेरी रात में एक तालाब के किनारे बैठे थे। तालाब के चमकीले पानी में पूनम के चांद का अक्स काफी लुभावना नजर आ रहा था। बीच बीच में काले बादल चांद को अपनी आगोश में लेकर आगे निकल जाते। सभी दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। बीच में बहुत सारी खाने की चीजें और शराब भी रखी हुई थी। सभी दोस्त मिलकर बड़े चाव से उन चीजों पर हाथ साफ कर रहे थे। भाई, कोई डरावना किस्सा सुनाओ ना। और राकेश किस्सा सुनाने लगा। रात के करीब 1 बजे थे। आधी रात का वो समय, साथ ही हल्की बूंदाबूंदी देखकर लग रहा था कि जोरों की बारिश होने वाली है। शहर की सुनसान सड़क पर एक ऑटो चलता हुआ दिखाई दे रहा था। ऑटो ड्राइवर हल्की सीटी बजाते अपने मोड में था कि तभी सड़क की एक तरफ कोई खड़ा नजर आया। ऑटो नजदीक ले जाते हुए ऑटो ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? अगले नुक्कड़ पर। और वो महिला ऑटो में सवार हो गई और कुछ ही देर में उनकी ऑटो दोबारा उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। ऑटो में बैठे उस औरत का पल्लू धीरे धीरे रिक्शे से बाहर जाते हवा में लहराने लगा। मैडम जी, आप कहीं जॉब करती हैं क्या? नहीं तो क्यों? मतलब आप इतनी रात को इस सड़क पर खड़ी थी, इसलिए पूछा। वैसे आपको जाना कहाँ है? आगे नुक्कड़ पर जो पीला बंगला है ना, मैं वहीं रहती हूँ। क्यों मजाक कर रही हो मैडम जी? बताइए ना, आपको कहाँ जाना है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं उसी बंगले में रहती हूँ, अकेली। पर उस बंगले के बारे में मैंने तो कुछ अजीब सी बातें ही सुन रखी है। अजीब सी बातें? जैसे कि? मतलब उस बंगले में कोई बुरी आत्मा रहती है जो लोगों को जान से मारती है। अल्लो, मेरा बंगला भी आ गया। ऑटो उस बंगले के गेट के बाहर आकर रुक जाती है। ऑटो वाला धीरे से अपना सर ऑटो से बाहर निकालकर बंगले की ओर देखता है। बंगला काफी अजीब डरावना लग रहा था, जैसे कोई वीरान खंडहर हो
ऑटो से नीचे उतरकर वो महिला अपनी पर्स टटोलने लगी। भैया 2 मिनट रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो औरत गेट खोलकर बंगले के भीतर चली गई। ऑटो ड्राइवर के पास रुकने के अलावा कोई चारा ना था। वो डरा सहमा सा उस बंगले को निहार रहा था। मैडम के बंगले के अंदर जाते ही लाइट शुरू हो गई और कुछ सेकंड बाद दूसरे मंजिल की लाइट भी शुरू हो गई। उस औरत ने खिड़की का पर्दा सरकाया और ऑटो वाले से कहा, भैया 500 का छुट्टा है ना? उसकी आवाज सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, जी हाँ मैडम जी, छुट्टा है मेरे पास। इतना कहकर ऑटो ड्राइवर अपने पॉकेट में से छुट्टे पैसे निकालकर गिनने लगा कि तभी उस औरत का हाथ उसके सामने आ गया जिसमें 500 रुपए थे। हाथ पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। ऑटो वाले ने उस औरत की तरफ देखा और उसकी जुबान जैसे हलक में अटक गई, क्योंकि वो औरत अभी भी बंगले के भीतर खिड़की में खड़ी थी। उसका लंबा हाथ बंगले से निकलकर उस ऑटो ड्राइवर के पास पहुंच चुका था। उस औरत की लाल आंखें उसे लगातार घूरे जा रही थी। उसका डरावना रूप देखकर ऑटो ड्राइवर ने झट से ऑटो स्टार्ट की और बिना पीछे मुड़े तेजी से निकल गया। अरे फिर उस ऑटो ड्राइवर का क्या हुआ? क्या होना था? ऐसा खौफनाक दृश्य देखकर अगले 8 दिन तक बुखार से घर के बिस्तर पर पड़ा रहा। ये घटना बचपन से सुनता आया हूँ, कोई नया किस्सा सुनाओ यार। यार फिर भी ये काफी डरावनी घटना थी। विजू ने कहा, और कोई डरावना किस्सा बताओ ना। इस अंधेरी रात में डरावने किस्से सुनने में बड़ा मजा आता है। ठीक है तो सुनो। एक लड़की रोज सुबह जल्दी उठकर गांव के इकलौते कुएं में पानी भरने के लिए जाती थी। सूरज निकलने के बाद भीड़ होने के कारण वो सूरज निकलने से पहले ही कुएं में पानी भरने के लिए पहुंच जाती। उस दिन भी वो सवेरे सवेरे कुएं पर पानी भरने के लिए पहुंची। अभी भी काफी रात थी। कुआं गांव से थोड़ा दूर होने के कारण एक कच्ची सड़क से जाना पड़ता था। लड़की कुएं के पास पहुंची और बाल्टी कुएं में गिरा दी। कुएं से एक बाल्टी पानी निकालकर वो अपने बर्तन धोने लगी। रात के सन्नाटे में उसकी चूड़ियों की खनक साफ साफ सुनाई दे रही थी। पूनम का चांद अभी पश्चिम दिशा की ओर झुक रहा था। आसमान भी साफ होने के कारण काफी अच्छी रोशनी बिखरी हुई थी। वह लड़की अपने काम में मशगूल थी। बर्तन धोते वक्त एक चूड़ी टूट गई और उसके हाथ में जा घुसी, पर उस लड़की ने हाथ से बहते हुए खून पर ध्यान नहीं दिया। उसने बाल्टी दोबारा से कुएं में डाली और धीरे धीरे ऊपर खींचने लगी। तभी उस सुनसान गहरे सन्नाटे से उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, काफी स्वादिष्ट है। उस पल की आवाज ने उस लड़की का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। वो कुछ सेकंड वैसे ही चुपचाप खड़ी रही। आवाज की दिशा समझ में नहीं आ रही थी, पर आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी और दोबारा वही आवाज उसके कानों में गूंज उठी, काफी स्वादिष्ट है। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए बाल्टी को ऊपर की ओर खींचने लगी। बाल्टी ऊपर आ गई। उसने बाल्टी उठाई, पर बाल्टी के अंदर का पानी काफी गंदा नजर आ रहा था। उसने धीरे से बाल्टी के पानी में हाथ डाला। डर के मारे उस लड़की के मुंह से चीख निकल गई। उसने उस बाल्टी को वैसे ही कुएं में फेंक दिया और भागने की कोशिश में बाल्टी की रस्सी उसके पैर में अटक गई और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। वह लड़की काफी डर गई थी। डर के मारे वो पैरों में लिपटी हुई रस्सी खोलने की कोशिश करने लगी कि तभी उस गहरे में वैसे ही दोबारा किसी की आवाज आने लगी। आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी, जैसे कोई कुएं की दीवारें चढ़कर ऊपर आ रहा हो, इस तरह की आवाजें। जमीन पर गिरी लड़की कुएं की ओर देखकर उस रस्सी को पैर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर लग रहा था कि वो रस्सी धीरे धीरे पैरों को कस के जकड़ रही हो। वह लड़की काफी डर गई थी। उसके दिल की धड़कनें उसको खुद भी सुनाई दे रही थी। बदन पसीना पसीना हो गया था। आंखों में मौत का खौफ साफ साफ दिखाई देने लगा।
जैसे तैसे वो रेंगते हुए वहां से दूर जाने की कोशिश करने लगी और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। न किसी की आवाज, न कोई आहट, बिल्कुल खौफनाक सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। उसने अपनी खौफ भरी नजरों से कुएं की ओर देखा। वहां पर उस जगह कोई भी नहीं था। वह अकेली वहां पर थी। वो लड़की दोबारा अपने पैरों में अटकी रस्सी छुड़ाने की कोशिश करने लगी और फिर एक अजीब सी आवाज उसके कानों पर पड़ी। धीरे से अपनी नजरें उठाकर उसने कुएं की ओर देखा और सन्न रह गई। कुएं के अंदर की दीवार से एक खौफनाक चेहरा उसे झांक रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही किसी ने उसके पैर में बंधी हुई रस्सी को कुएं के अंदर खींच लिया और वो लड़की कुएं के उस गहरे पानी के अंदर समा गई। यार, ये तो काफी डरावनी घटना थी। फिर उस लड़की का क्या हुआ? और क्या होता, 3 दिन बाद उसकी लाश कुएं के पानी के ऊपर तैरती नजर आई। यार चलो एक और किस्सा सुनाओ, मजा आ रहा है। अरे पागल, बहुत रात हो गई है, अभी यहाँ से जाना होगा, वरना हमारा किस्सा लोग सुनाएंगे। वैसे भी ये काफी डरावनी जगह है और इस जगह के बारे में भी बहुत सारे किस्से मशहूर है। हाँ पता है, इस तालाब के भीतर एक आत्मा है। जो लोग पानी में तैरने के लिए आते हैं उन्हें पानी के अंदर खींच लेती है। अबे बकवास बंद करो, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं कई बार यहाँ तैरने के लिए आया हूँ, मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। ऐसा कहकर वो उठकर खड़ा हो गया और पानी से भरे तालाब की ओर देखकर चिल्लाने लगा। ए पानी वाले भूत, चल निकल बाहर, मैं तुझसे नहीं डरता। देखा, कोई भूत भूत नहीं है, खाली वहम है यार। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा और वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन अस्पताल के बेड पर वो बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसके पास माँ और पिताजी गुमसुम से बैठे थे कि तभी उसे होश आ गया। पास खड़े डॉक्टर ने पूछा, अब कैसी है तबीयत? ठीक हूँ डॉक्टर साहब। वैसे हुआ क्या था? चारों की काफी गहरी दोस्ती थी। महीने में एक बार वे खाना पकाकर मस्ती करने उस तालाब के पास जाते थे। 2 महीने पहले भी वह तालाब के पास पहुंचे। हमारा राकेश उस दिन थोड़ी देर से पहुंचा, पर वहां पहुंचने के बाद देखा तो तालाब के पास उसके दोस्तों का सारा खाने का सामान बिखरा पड़ा था। उसने सबको फोन किया पर किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। वो परेशान होकर घर वापस आया। और उसके दोस्त? सभी की लाशें 2 दिन बाद पानी में तैरती मिली। पुलिस कहती है एक दूसरे को बचाते वक्त सभी डूब गए, पर कहते हैं कि तालाब के अंदर के पिशाच ने सबको निगल लिया। मेरा बेटा महीने में एक बार खाना बनाकर तालाब के किनारे अपने दोस्तों को मिलने जाता है। उसका मानना है कि वे सब आज भी जिंदा हैं। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। और नम आंखों से उसने अपने बेटे की तरफ देखा।